चलिए अब रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट की खबरों का। तो आओ साथ चलें। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत के लिए चीन के सुर बदल गए। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे से मुकाबले की बजाय मजबूती से सहयोग करना चाहिए। एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था साथ आएगी तो ग्लोबल साउथ का भविष्य उज्जवल होगा। फिलहाल ड्रैगन और एलिफेंट का साथ डांस करना सही है। हालांकि इस बयान पर भारत की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो जानकारी आपको दे दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है अमेरिका टैरिफ के बाद भारत के लिए चीन के सुर बदले हैं और साथ चलने की बात चीन ने कर दिया और दोनों देशों को एक दूसरे से मुकाबले की बजाय मजबूती से सहयोग की बात कर दी है। एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था साथ आएंगी तो ग्लोबल साउथ का भविष्य उज्जवल होगा। फिलहाल ड्रैगन और एलिफेंट का साथ डांस करना सही है। हालांकि इस बयान पर भारत की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। चीन ने जापान को बड़ी धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्री ने एटम बम से हमला करने की धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी देते हुए कहा कि जापान को हिरोशिमा और नागासाकी इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हम उससे भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ पर बात करते हुए जापान पर निशाना साधा है। अगर जापान नहीं सुधरता है तो हमें उससे भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं। तो जापान को हिरोशिमा की ओर से और चीनी विदेश मंत्री ने जापान को बड़ी धमकी दी है। एटम बम से हमला करने की धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी देते हुए कहा है कि जापान को हिरोशिमा और नागासाकी इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हम उससे भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ पर बात करते हुए जापान पर निशाना साधा है। अगर जापान नहीं सुधरता है तो हम उससे भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं, ये बात कही है। और लगातार रफ्तार भर रही महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था। आज राज्य सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 7.3% का इजाफा होने की उम्मीद जताई है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की ये दर राष्ट्रीय अनुमान से भी अधिक कही गई। 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था में 6.5% की वृद्धि की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में वृद्धि की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कृषि से जुड़े क्षेत्र में 8.7% की वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कृषि से जुड़े क्षेत्र में 8.7% की वृद्धि की उम्मीद है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि आज राज्य सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 7.3% का इजाफा होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की यह दर राष्ट्रीय अनुमान से भी अधिक बताई गई। 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था में 6.5% की वृद्धि की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की वृद्धि की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कृषि से जुड़े क्षेत्र में 8.7% की वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के पास मनमोहन सिंह के परिवार ने स्मारक को देकर सहमति दी है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर मंजूरी दी है। प्रस्तावित किया गया स्थान लगभग 900 वर्ग मीटर में फैला है। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के स्मारक हैं यहाँ। स्मारक बनने से पहले मनमोहन सिंह की याद में ट्रस्ट बनाया जाएगा। ट्रस्ट के नाम पर ही स्मारक स्थल की भूमि का हस्तांतरण होगा। ये बड़ी जानकारी, चूंकि स्मारक बनाने को लेकर सहमति भी मिल गई है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। बीते ही वर्ष इस दुनिया से चले गए, अलविदा कह दिया, उनका निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के पास बनाया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक। परिवार ने स्मारक को लेकर सहमति दी है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर मंजूरी दी है। प्रस्तावित किया गया स्थान लगभग 900 वर्ग मीटर में फैला है। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के स्मारक हैं यहाँ। स्मारक बनने से पहले मनमोहन सिंह की याद में ट्रस्ट बनाया जाएगा। ट्रस्ट के नाम पर ही स्मारक स्थल की भूमि का हस्तांतरण होगा। और अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत की बात। गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मिली है। विधायक अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर न निकलने,
निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा है। पीठ ने कहा है कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश न छोड़े। 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। जबरन वसूली और मारपीट मामले में 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार हुई थी और अब अंतरिम जमानत मिली है। गैंगस्टर कानून के तहत अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी और राहत मिली है। विधायक अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर न निकलने और निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा है। पीठ ने कहा है कि वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश न छोड़े। 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। जबरन वसूली और मारपीट मामले में 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार हुई थी। तो क्रिकेट के बाद पाकिस्तान को फुटबॉल में भी झटका लगा। फीफा ने पाकिस्तान, रूस और कांगो को वर्ल्ड कप 2026 से बैन किया है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और इतिहास में पहली बार 48 टीमें इस बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही हैं। पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ ने नियमों का उल्लंघन पालन नहीं किया था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी देने वाला नया संविधान नहीं अपनाया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की फजीहत हो चुकी है और बड़ी जानकारी इसी को लेकर आपको दे रहे हैं। चूंकि जो नियम है उसकी अवहेलना की गई थी, फीफा ने पाकिस्तान, रूस और कांगो को वर्ल्ड कप 2026 से बैन कर दिया। क्रिकेट के बाद पाकिस्तान को फुटबॉल में भी झटका लगा है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इतिहास में पहली बार 48 टीमें इस बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही हैं। पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ ने नियमों का पालन नहीं किया था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देने वाला नया संविधान नहीं अपनाया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की फजीहत हो चुकी है। और बांग्लादेश में नई आफत। इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हिजब उत तहरीर ने उत्पात मचाया है। बैन होने के बावजूद हिजब उत तहरीर ढाका में रैली की है। 1953 में स्थापित संगठन दुनिया में लागू करना चाहता है शरिया कानून। भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस पर बैन लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की तो हिंसक झड़प हुई। जवाब में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। भारत सरकार ने भी इसको आतंकी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाया है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी का समन रद्द किया है। राजस्थान और राज्य सरकार में मंत्री बी सुरेश को भी राहत मिली है। ईडी ने दोनों को कुछ वित्तीय मामलों में पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने समन को खारिज कर राहत दी है। और धारावी प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रोजेक्ट को दुबई की कंपनी ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कंपनी ने आरोप लगाया था उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार ने अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दिया। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को अलग बैंक अकाउंट रखने के निर्देश दिए और प्रोजेक्ट से जुड़े लेन देन इससे करने के निर्देश दिए गए। तो राहुल गांधी का मिशन गुजरात के रण को जीतने के लिए राहुल गांधी अभी से जुटे हुए हैं। इस बार कांग्रेस का अधिवेशन भी गुजरात में रखा गया है। 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में अधिवेशन होगा। 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में होगा। आखिरी बार गुजरात के भावनगर में 1961 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। और देखिएगा, इस बार मिशन गुजरात है और भाजपा के गढ़ से ही तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। इस देश में जो स्थिति फिलहाल पार्टी की हुई है, लगातार चुनाव में हार के बाद एक बार फिर मजबूत रूप से आगे बढ़ने के लिए और अधिवेशन गुजरात में किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक का मामला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूके में जो अलगाववादी तत्व रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें लाइसेंस दिया है। ये हमारे राजनीतिक कार्य में बाधा डालने का प्रयास करते हैं और यूके इन घटनाओं के दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। इस मामले पर ब्रिटेन के विदेश कार्यालय का बयान पर गौर जारी किया गया है। यूके के विदेश मंत्रालय ने भी घटना की कड़ी निंदा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज, भारतीय रक्षा बलों की टुकड़ी भाग लेगी। और आखिरी बार 2015 में मॉरिशस का दौरा किया था पीएम ने। मॉरिशस के राष्ट्रपति से भी पीएम मुलाकात करेंगे। मॉरिशस के पीएम के अलावा महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों, नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। आयरलैंड दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में जयशंकर ने संबोधित किया। आतंकवाद सर्वकालिक चुनौती बताया गया है, इससे प्रतिबद्धता के साथ निपटा जाएगा। संघर्ष आज एक प्रमुख मुद्दा है। भारत का मानना है कि मतभेदों को बातचीत, कूटनीति के जरिए सुलझाना चाहिए। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। जयशंकर ने भारत और आयरलैंड के ऐतिहासिक संबंधों पर भी जोर दिया है।